Hello everyone, welcome to Prahlad Goyal Physics Classes Chandigarh. So in this class we start new topic vectors. तो भी what are vectors? तो देखो जो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें से काफ़ी क्वांटिटीज को मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड into two parts, scalars and vectors. इसके अलावा we also have a third type of quantities जिनको बोलते हैं टेंसर. But in our syllabus we will not discuss about tensors. तो tensors are discussed in higher classes. So at present we will discuss only about scalars and vectors. So what are scalar quantities? So scalar quantities are those which have magnitude only. And no direction. तो एग्जांपल जैसे हो गया अभी एग्जांपल हो गया मास. तो भाई मास है, वॉल्यूम है. एग्जांपल इसका डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर. सो दीज आर दी स्केलर क्वांटिटीज. इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल मान लो किसी बॉडी का मास 5 kg है. तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मास, सो दैट इज मीनिंगलेस. तो यहाँ पे मास की डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा. So scalar quantities are those which have only magnitude and no direction. इसके बाद है vector quantities. So these are the quantities which have both magnitude and direction. तो इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. तो अभी डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. और ऐसे ही स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी but velocity is vector quantity. तो displacement, velocity, acceleration, force, impulse, momentum, torque, angular momentum. So all these are vector quantity. और इसके अलावा भी और काफ़ी क्वांटिटीज हो सकती है जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सिमिलरली इन क्वांटिटीज के अलावा भी और क्वांटिटीज हो सकती हैं जो स्केलर्स हैं.
इसके बाद अभी वेक्टर्स का यूज़ क्या है, जैसे हम वेक्टर स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स। व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स। तो वेक्टर्स का यूज ये है कि तो जो फिजिक्स के लॉज होते हैं, तो मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, यानी मैनी कॉम्प्लिकेटेड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी इजीली described in the form of vectors where they are easy to apply. So many complicated laws of physics can be expressed in vector form where these laws become easy to apply. जैसे एक लॉ है फिजिक्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम ए। तो F यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है. So we express this law of physics in terms of vectors. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. तो पहले अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. So a vector is represented by a line and with an arrowhead on one side. So this represents the vector. The length of this line indicates the magnitude of vector. Length of line indicates the magnitude of vector. तो मतलब जैसे जो भी इस लाइन की लेंथ होगी वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. एंड डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. एंड डायरेक्शन ऑफ एरो represents the direction of vector. तो जिस तरफ एरो लगा होता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हेड या टिप भी बोल सकते हैं, और इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं. और जिस तरफ एरो नहीं लगा होता यानी जो ये वाला पॉइंट है इसको हम टेल कह सकते हैं या ओरिजिन कह सकते हैं, इसको ओरिजिन ऑफ वेक्टर, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट. तो मान लो इसका टेल पॉइंट ए पर है और हेड पॉइंट बी पे है, तो फिर सिंबॉलिकली हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी.
लाइक दिस, और ऊपर एक एरो हेड डाल दो, तो ये बन गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो जो पहला लेटर होता है ये टेल को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड लेटर ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। हम वेक्टर को सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई फोर्स वेक्टर है और हमने इसको लिख दिया एफ, तो फिर ये हो गया सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन। ये डबल लेटर रिप्रेजेंटेशन है और ये सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे मान लो कोई वेलोसिटी वेक्टर है, उसको वी से लिख दिया हमने। कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको एस से लिख दिया। तो इस तरह से हम सिंगल लेटर में भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी जो वेक्टर है अभी, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसे मान लो वेक्टर ए बी है, तो इसके दो पार्ट्स होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर अकेले मैग्नीट्यूड को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका ये होता है, पुट टू वर्टिकल लाइंस ऑन बोथ साइड्स, तो फ्री हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। या फिर आप इसको सिंपल, अगर ऊपर से एरो हटा लो, सिंपल ऐसे लिख दो ए बी, तो फिर ये भी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसे मान लो कोई वेलोसिटी वेक्टर वी है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सो बोथ विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहला टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। तो what are collinear vectors? The vectors which act along the parallel lines or along the same line are known as collinear vectors. तो vectors acting along same line or along parallel lines are known as collinear vectors। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई एक वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर है ये, तो अगर हम एक लाइन पास करें इस वेक्टर के थ्रू, जो बिल्कुल इस वेक्टर से पास हो रही है एकदम, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन। तो वेक्टर इज सेट टू एक्ट अलोंग दिस लाइन, तो फिर वो होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। तो वैसे यहाँ पे मान लो जैसे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास,
vector A and vector B. तो both are acting along the same line, मतलब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो फिर A और B यहाँ पे हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। इसके अलावा अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम ना भी हो बट आपस में पैरेलल हो, जैसे ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, तो here line of action is not same but their line of action is parallel to each other। तो फिर यहाँ पे भी A और B जो हैं उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। तो फिर इनको हम बोलेंगे पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। सिमिलरली वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो वेक्टर A इस तरफ है और B इस तरफ है, तो here also A and B act along the same line, or in this case A and B act along the parallel lines। बट दोनों ही केसेस में A और B एंटी पैरेलल हैं, बट हम इनको भी कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद सेकंड है भी इक्वल वेक्टर्स। तो अभी टू वेक्टर्स आर इक्वल if both have same magnitude and same direction। So two vectors are equal if they have same magnitude and same direction। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये A एंड B। सपोज दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, देन बोथ आर सेड टू बी इक्वल। तो फिर हम लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B। तो ये हो गए इक्वल वेक्टर्स। इसमें एक मेन चीज़, जो मेन पॉइंट आपने जो रखना है माइंड में, वो ये है कि दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर ऑफ बोथ वेक्टर्स शुड बी सेम। तो नेचर का मतलब है कि अगर सपोज वेक्टर A एक फोर्स वेक्टर है तो फिर B भी एक फोर्स वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एक फोर्स ही दूसरे फोर्स के बराबर हो सकता है। या फिर अगर मान लो वेक्टर A अगर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर B भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए। या वेक्टर A एक वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर B भी एक वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। तो मतलब दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, तो तभी हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
इसके बाद अभी थर्ड पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर is the vector having same magnitude but opposite direction। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा। तो इस वेक्टर का नेगेटिव होगा वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम लेंथ का, बट डायरेक्शन इसके अपोजिट। तो मान लो वेक्टर बी है, तो फिर हम बी को लिख सकते हैं माइनस ए। तो बी बिकम्स नेगेटिव ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। सो द वेक्टर्स acting in the same plane, vectors acting in the same plane are known as coplanar vectors। लेकिन अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में ना एक्ट करें, एक ही प्लेन में ना लाई करें, तो उन्हें हम कह सकते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अदरवाइज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। जैसे मान लो अगर मैं कोई एक्स वाई प्लेन ले लूँ, जैसे suppose this is xy plane and if I draw a number of vectors in this plane like this, so all these vectors are in xy plane, so these vectors are said to be coplanar। So here a b c d are vectors a b c d are coplanar। अभी नेक्स्ट पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर्स। तो अभी को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज which have their starting point common। तो वेक्टर्स of which starting point is common, यानी टेल उनकी एक ही जगह पे लाई करे, starting point is common। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो
ये कुछ वेक्टर्स हैं। तो इन सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, यानी ये वाला पॉइंट है। सो ऑल दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं concurrent vectors. So these are the vectors whose line of action pass through a common point. These are the vectors whose line of action pass through a common point. जैसे मान लो अगर मैं कुछ वेक्टर्स ड्रा करूं ऐसे, तो इन सभी की लाइन ऑफ एक्शन इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर इन्हें हम कह सकते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। तो कंकरेंट वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर में क्या डिफरेंस है? जो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं इनको हम कंकरेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो co-initial vectors are also concurrent vectors, but concurrent vectors may or may not be co-initial, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इन्हें फिर हम co-initial वेक्टर तो नहीं कह सकते। बट जो co-initial वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी भी लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर इन्हें हम concurrent वेक्टर भी कह सकते हैं। So co-initial vectors are also concurrent vectors, but concurrent vectors may not be co-initial vectors. और अगर लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट से पास ना हो तो फिर वो हो जाएंगे नॉन कंकरेंट वेक्टर्स। इसके बाद भी नेक्स्ट टाइप है फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो अभी फ्री वेक्टर क्या होता है? देखो, अगर हम किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल स्पेस में कहीं शिफ्ट कर सकें so that it has no effect on the situation, तो फिर उसे हम फ्री वेक्टर कह सकते हैं। यानी इफ a vector can be shifted parallel to itself without affecting the results, then the vector can be taken as a free vector. जैसे फॉर एग्जांपल
मान लो जैसे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन है फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मास m है इसका, एंड सपोज इफ आई अप्लाई ए फोर्स F, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी सपोज a, तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन मास। तो अब जो ये फोर्स वेक्टर है, तो क्या ये वेक्टर यहाँ पे एक फ्री वेक्टर है या नहीं है? तो सपोज अगर हम फोर्स को थोड़ा ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दें इसी के पैरेलल, अगर मैं फोर्स को थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर दूं तो भी एक्सेलरेशन सेम ही आएगी, तो एक्सेलरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे हम फोर्स को इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे या आगे पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। तो हेयर फोर्स कैन बी टेकन एज free vector. But in some physical situations, the point of application of force also matters. कि अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दें तो फिर वहाँ पे रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हम फोर्स को उसके पैरेलल कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में वो बन जाता है localized vectors. So what are localized vectors? कि if we are not able to shift a vector from its original location, then the vector becomes localized vector. तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, दैट इज इम्पोर्टेंट, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करेंगे तो रिजल्ट हमारे बदल जाएंगे। तो उसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो कोई एक ये रोड है हमारे पास और हमने इसको हिंज करा हुआ है एक एंड के अबाउट, तो हमने इसको पॉइंट ए पे हिंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं हिंज। So this rod can freely rotate about point A, तो इसके अबाउट ये घूम सकती है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाऊं कोई, so this force will produce rotational effect, तो ये फोर्स जो है ये डोर को ऐसे घुमाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं यही फोर्स सपोज यहाँ पे लगाऊं नियर द हिंज, तो फिर मुझे डोर को या जो रोड है इसको सेम एंगल से रोटेट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि जो डोर्स वगैरह होते हैं, मान लो ये हिंज है तो उसमें हैंडल यहाँ पे लगे होते हैं, तो हैंडल बीच में नहीं होते या फिर यहाँ पे नहीं होते हैंडल, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ओपन करने के लिए, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मैटर करता है। तो चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल चेंज द रिजल्ट।
तो फिर यहाँ पे जो फोर्स है दैट बिकम्स ए लोकलाइज्ड वेक्टर। तो अभी ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है अभी, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इट्स अ वेक्टर magnitude of which unity यानी 1। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यानी यूनिटी हो, तो दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्रेस इस तरह से करते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए है, उसके ऊपर अगर हम कैप लगाते हैं ऐसे कैप, तो फिर ये बन जाता है ए कैप। तो ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एंड हाउ टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर इन सम डायरेक्शन। तो मान लो जैसे कोई वेक्टर ए है ये, and we want to obtain a unit vector in the direction of A. So a unit vector in a direction can be obtained by dividing the vector by its magnitude। तो यानी जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, तो वो होगा ए कैप, इसके पैरेलली होगा। और ए कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी वेक्टर ए अपॉन इट्स magnitude। So this is how we can obtain the unit vector in some direction। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो यूनिट वेक्टर है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। क्योंकि ये जो रेशियो है बेसिकली दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज का, तो डायमेंशंस इनके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो अ यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है वो हमें डायरेक्शन बताते हैं। सो अ यूनिट वेक्टर tells us direction only। अच्छा, अब इसके अलावा जो इस वाले इक्वेशन से ही अगर हम ए को ऊपर ले जाएं तो वेक्टर ए आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। तो यानी एक जो वेक्टर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट द कंप्लीट वेक्टर। सो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड
into direction. इसके बाद अभी वैसे तो हम किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वी हैव प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो जैसे मान लो ये डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जेड है मान लो। तो जेड इज आउटवर्ड्स, यानी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो जेड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, हमारी तरफ है मतलब, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो वी टेक I cap as the unit vector along x-axis. Unit vector. So I cap is unit vector along x-axis. J cap as unit vector along y-axis. यानी हमने पहले से ही अज्यूम कर लिया है इनको। And k cap unit vector along z-axis. तो I cap, J cap and K cap. तो भी ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो फिर नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप हो जाएगा, और ऐसे नेगेटिव वाई की तरफ माइनस जे कैप हो जाएगा, और नेगेटिव जेड की तरफ माइनस के कैप हो जाएगा। तो नेगेटिव जेड is inward perpendicular to the screen. So this is a unit vector. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो अब इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ओ से स्टार्ट होके पॉइंट पी तक जाता है एंड ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर। तो इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, और फिर पी से पॉइंट क्यू तक जाता है, और सपोज पी से क्यू का डिस्टेंस है 3 मीटर, तो इसे वेक्टर बी मान लेते हैं। एंड सपोज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि पार्टिकल को डायरेक्ट ओ से क्यू ले जाते, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट होता सपोज आर। तो यानी हम पहले ओ से पी गए, फिर पी से क्यू गए, तो रिजल्ट ये हुआ कि हम ओ से क्यू पे पहुंच गए। या अगर हम सीधे ही क्यू पे चले जाते तो फिर भी क्यू पे ही पहुंचना था। तो मतलब जो इफेक्ट यानी जो रिजल्ट वेक्टर्स ए और बी ने मिलके प्रोड्यूस किया, तो वही इफेक्ट वही रिजल्ट
अकेले वेक्टर आर ने प्रोड्यूस कर दिया, तो फिर आर हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. So what is the resultant vector? So the resultant of two or more vectors is that single vector which produces same effect both in magnitude and direction as produced by individual vectors taken together. ठीक है, यानी जो नेट इफेक्ट इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट अगर कोई सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर दे तो फिर वो सिंगल वेक्टर हो जाएगा उन सभी का रिजल्टेंट. तो फिर वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर फॉर्म में. लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालें पाइथागोरस से तो ये 5 आएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा. तो जबकि मतलब आर की वैल्यू 5 है और ये 4 प्लस 3 तो ये 7 होगा और ये 5 है, तो दिस इज नॉट इक्वल. तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो डायरेक्शंस भी हैं इसके अंदर, मैग्नीट्यूड्स भी हैं, बट यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड्स हैं, तो फिर इस करके हम ऐसे नहीं लिख सकते. सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं किसी पॉइंट का. सो भी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो इट इज दैट वेक्टर which gives us position of a point in space. With respect to origin of some coordinate system. तो इसको समझने के लिए सपोज ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है मान लो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. सपोज अगर एक पार्टिकल कोई पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस
एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लो वो ओ से चल के पॉइंट ए तक आता है और ओ से ए का डिस्टेंस है सपोज एक्स, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ ए। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप, क्योंकि इस तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होते हैं, इस तरफ जे कैप होते हैं, इस तरफ के कैप होता है। तो फिर एक्स हमें बताएगा मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का, और आई कैप हमें बताएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। तो वेक्टर ओ ए को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप। उसके बाद मान लो ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ए से बी का डिस्टेंस मान लो वाई है। तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है इसे हम लिख सकते हैं वाई जे कैप, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। तो फिर यहाँ पे जे कैप आ जाएगा। उसके बाद फिर मान लो ये पार्टिकल चलता है पैरेलल टू जेड एक्सिस और किसी पॉइंट सी पे आ जाते हैं, और बी से सी का डिस्प्लेसमेंट मान लो जेड है। तो फिर वेक्टर बी सी को हम लिख सकते हैं जेड के कैप, because this displacement is parallel to k cap. तो finally the particle reaches point C, तो इसका फिर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो हो जाएगा OC, और पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो होंगे x, y, z, और जो वेक्टर OC होगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इफेक्ट ये तीनों वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे OA, AB और BC, वही इफेक्ट अकेला OC भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर पार्टिकल सीधा O से C चला जाता तो नेट इफेक्ट वही होता। तो वी कैन से दैट OC इज रिजल्टेंट ऑफ OA, AB एंड BC। तो OC वेक्टर को R मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, तो OA XI कैप, AB YJ कैप और BC ZK कैप। तो अभी ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। तो R क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। तो अभी इन जनरल फिर हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, then a vector from origin to that point, तो ये वेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू होगी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो भी हो गया पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद अभी
का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी लेंथ कितनी होगी इसकी। तो लेंथ निकालने के लिए अगर हम ये एक क्यूब कंप्लीट कर लें, समथिंग लाइक दिस, तो अभी एक क्यूबॉइड सा बन गया ये इस तरह से। तो यहाँ से अब हमने ओ सी की लेंथ निकालनी है, तो ओ सी इसका एक डायगोनल बन जाएगा क्यूबॉइड का। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल ओ सी। तो उसके लिए अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी ले लें, अगर पहले कंसिडर ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो वी कैन राइट ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ओ बी इसमें हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से आ जाएगा ये अच्छा। चलो इसके बाद अगर हम ट्रायंगल ओ बी सी देखें, अगर तो ट्रायंगल ओ बी सी में क्या कोई एंगल 90 डिग्री होगा? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप सोचो कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये 3D डायग्राम है एक्चुअली, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना, आपको 3D में माइंड में इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो लाइन बी सी है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, बिकॉज जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। तो फिर जो लाइन बी सी है वो बेसिकली स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी। तो फिर लाइन बी सी लाइन ओ बी के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगर एक्चुअल में देखोगे तो जैसे ये पॉइंट ओ है, ये बी है और ये सी है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये डिस्टेंस आर है और जो बी सी डिस्टेंस है वो जेड है, और ओ बी हमने ये निकाली अभी यहाँ पे। तो फिर इस ट्रायंगल से आएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और फिर ओ सी की वैल्यू आर है और इनकी वैल्यूज एक्स वाई जेड। तो अभी यहाँ से फिर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अभी फिर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तो ये हो गया अभी वेक्टर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आर। तो अभी हमने अगर एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग आर, तो आर कैप होगा। तो फिर यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
upon magnitude r, that is under root x square plus y square plus z square. So this is how to find position vector, its magnitude and unit vector along that direction. तो इस पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कोई वेक्टर है r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? तो फिर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो देखो अब यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस हम देखते हैं, तो यहाँ पे चाहे प्लस माइनस जो मर्जी साइन हो, तो यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा. तो फिर आ जाएगा 4 प्लस 9 13 प्लस 16, तो रूट 29 आ जाएगा ये. एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन से आर कैप, तो फिर ये हो जाएगा आर अपॉन आर, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन रूट 29. और आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे 2 अपॉन रूट 29 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 j कैप माइनस 4 अपॉन रूट 29 k कैप. तो अभी हो गया पोजीशन वेक्टर. इसके बाद अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. जैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है. सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2. तो फिर ए का पोजीशन वेक्टर है सपोज r1 और बी का पोजीशन वेक्टर है सपोज r2. तो फिर r1 की वैल्यू हो जाएगी x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप और r2 की वैल्यू हो जाएगी x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप. तो अगर मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी. तो डिस्प्लेसमेंट इसका डी मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी r2 माइनस r1. तो सब्ट्रैक्ट r1 फ्रॉम r2,
तो while subtracting we subtract I part from I part, j part from j part and k part from k part. तो फिर R2 माइनस R1 हो जाएगा x2 माइनस x1 I कैप दोनों में कॉमन प्लस y2 माइनस y1 j कैप दोनों में कॉमन प्लस z2 माइनस z1 k कैप दोनों में कॉमन। तो फिर ये बन जाएगा अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डी का, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई पार्ट का स्क्वायर प्लस जे पार्ट का स्क्वायर प्लस के पार्ट का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक ये फार्मूला बन गया, इसे हम डिस्टेंस फार्मूला कह सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कि अगर दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगी तो उसका ये फार्मूला बन गया डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाद। ओके।